Hello students, today we are going to our new chapter, that is nutrition in living organisms. Let's move. Today's topic is nutrients and nutrition. Nutrients, the components of food necessary for our body are called nutrients. कि वो components फूड के जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं? एग्जाम्पल्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, ये जो 4-5 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो 4-5 कंपोनेंट्स हैं, ये सभी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही फूड के अंदर एक ही बारी में ये सारे हों, अलग अलग फूड में होते हैं। और ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में जो कमियां होती हैं वो ना हो, उनको पूरा करने के लिए ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये बहुत जरूरी होते हैं और इन्हें न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। नाउ मूव टू न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड utilizing food by an organism is known as nutrition। कि खाने को ऑब्टेन करना, कि कैसे लेना है, एंड यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज कैसे करना, उसको खाना कैसे है किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। कि लेते कैसे हैं, ठीक है, मिलता कहाँ से है, किस समय पर, ये सब चीजें, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। अब खाने की जो ऑब्टेन सभी की एक तरह की नहीं होती। जैसे ह्यूमन बींग्स किसी और तरह अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, प्लांट किसी और तरह करते हैं और एनिमल किसी और तरह करते हैं, तो उनकी प्रोसेस होती है। तो अब हम वही पढ़ेंगे। Now next topic is types of nutrition। अभी हमने पढ़ा ना न्यूट्रिशन, तो उसके टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रोपिक जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो और ट्रोपिक। तो इस ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब सेल्फ, और ट्रोप का मतलब न्यूट्रिशन। तो इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग को जानकर ही हमें इसका पूरा प्रोसेस समझ आ जाती है। नाम से ही क्लियर है कि उस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म, वो हम उसके एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे, वो अपना खाना खुद बनाता है और खुद ही खाता है या किसी को दे भी देता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। यहाँ पर लिखा नहीं है ग्रीन प्लांट्स, लेकिन ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ओनली ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। ग्रीन प्लांट्स का क्या मतलब है? जिनका कलर ग्रीन हो। उन्हीं में क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल, और वही खाने को बनाने में हेल्प करता है, और जो कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। इसलिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ही हम ले सकते हैं, और सम बैक्टीरिया, कुछ तरह के बैक्टीरिया भी। सेकेंड टाइप की न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसके भी मतलब है हेट्रोन, ये ग्रीक लैंग्वेज का वन वर्ड है हेट्रोन। उसका मतलब क्या होता है? एन या अदर। इससे भी हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। एन और अदर से क्या मतलब है? कि उस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, किसी और से लेता है। इसमें ह्यूमन बींग्स भी एग्जाम्पल बन सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे क्या है? ऑल एनिमल्स, सभी तरह के एनिमल्स, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनका बनाना काम नहीं है। एंड फ्यू प्लांट्स, जैसे हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में बात की थी ना, कि जो सभी प्लांट्स होते हैं वो सभी प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाते, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही बनाते हैं।
तो ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर जो बाकी के प्लांट्स रह गए वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने उन्हें गिना है। ठीक है, अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी आगे 3 और तरह के टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉपिक। इसकी आपको डिटेल में डेफिनेशन नहीं है आई है, इसलिए हम सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स ही रीड करेंगे और लर्न करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है फंजी एंड मशरूम। मशरूम आप खाते हो ना, तो वो भी एक न्यूट्रिशन अपने आप में ही है और वो सेप्रोट्रॉपिक का टाइप है। पैरासिटिक डोडर एंड टेपवर्म, होलोजोइक अमीबा एंड ह्यूमंस। रिकॉल कर लेते हैं एक बारी। न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट जो फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिशन किसी भी फूड को, वो कैसे फूड हमारे तक पहुंचा है उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन 2 तरह का होता है मेन, ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में खाना खुद बनाया जाता है, हेटेरोट्रोपिक में दूसरा बनाता है, हम उससे लेते हैं। उसके भी 3 टाइप्स हैं। सेप्रोट्रोपिक एग्जाम्पल फंगी एंड मशरूम, पैरासिटिक का डोडर एंड टेपवर्म और होलोजोइक का अमीबा एंड ह्यूमंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूर्वी कपूर। Today we are going to start our same chapter, that is nutrition in living organisms. ये nutrients and nutrition हमने कर लिए थे कल, उसके टाइप्स भी पढ़ लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, फोटोसिंथेसिस food making process in plants. Synthesis of food in plant occurs in their leaves. यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, खाना बनाने की जो प्रोसेस है प्लांट्स में, पेड़ पौधों में, वो उनके लीव्स में होती है। Hence, leaves are called food factories of the plants. इसलिए उन्हें प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहा जाता है। फूड फैक्ट्रीज मतलब जहाँ पर फूड बनाया जाए, उस तरह की फैक्ट्री। The leaves have a green pigment called chlorophyll. अब इसको पढ़ के हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि लीव्स में क्यों बनता है, क्योंकि लीव्स में एक स्पेशल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपके एक डायग्राम में ये जो चीज क्लोरोप्लास्ट दिख रही है ना, इसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ओके, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब इसका फंक्शन क्या है, इसका क्या काम है, ये क्या काम करता है? ये कैप्चर करता है सन रेज को, सनलाइट को। जो सन से रेज आ रही होती हैं उन्हें कैप्चर करता है लीव्स के अंदर। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू सिंथेसिस देयर फूड। ये जो एनर्जी है सनलाइट की, वो प्लांट्स के द्वारा यूज की जाती है। क्यों यूज की कैसे यूज की जाती है, क्या जरूरत पड़ती है उन्हें 2 सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं एयर में से और वाटर लेते हैं वो सॉइल में से, अंडरग्राउंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी सारी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसको मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि घर में आपने अपनी मदर्स या आप खुद अगर खाना बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कोई भी यूटेंसिल्स लेते हैं, कुकर, प्रेशर कुकर लेते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप मान लीजिए कि आपने कुकर लिया, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स, नमक मिर्च जो भी आपने सब्जी बनानी है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपने उसमें डाल दिए, तो वो पड़े तो नहीं पक जाएंगे। उनको पकाने के लिए हमें आग की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे ही आग, अब फूड भी ऐसे नहीं बन जाता प्लांट्स में, तो यहाँ पे आग का काम कौन करता है? ये सन आग का काम करता है। यहाँ पे ये सन यहाँ पे आग का काम करता है। ठीक है, आप सोचिए कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, ये कुकर है,
इसने अपने इंग्रेडिएंट्स ले ली, जैसे हम नमक मिर्च या कुछ भी पाते हैं। नमक समझ लीजिए आप कार्बन डाइऑक्साइड और मिर्च समझ लीजिए आप वाटर, जो ये अलग अलग जगह से ले लेता है। ठीक है, अब इसको फायर की जरूरत है, खाना कैसे पकाएगा? ये ले लेता है रेज सन से। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है? लिटरल मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था ना कि ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉपिक का भी अपने आप में मतलब है, तो फोटोसिंथेसिस भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सनरेज कह सकते हैं। सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, मतलब उन्हें साथ में जोड़े रखना, साथ में जोड़कर कुछ बनाना। तो अब हम इन दोनों वर्ड को मिलाते हैं, इन दोनों वर्ड के मीनिंग्स को मिलाते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। फोटोसिंथेसिस मीन्स मेकिंग स्टफ यूजिंग लाइट। यहाँ पे स्टफ से क्या मतलब है? प्रोडक्ट्स, जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो ले लिया, सनलाइट भी ले ली, तो क्या बनाया उसने ग्लूकोज और वाटर ऑक्सीजन बनाया, तो उसे यहाँ पे स्टफ कहा गया है। तो फुल मीनिंग क्या बना फोटोसिंथेसिस का? मेकिंग स्टफ यूजिंग लाइट, लाइट का यूज करके स्टफ बनाना। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा, वो पहले अपने मटेरियल्स सारे इकट्ठे करता है। एक तो वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वो सब्सटेंस लेता है वाटर। इन दोनों को मिलाकर अब क्लोरोफिल लीव्स में बनता है, और लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल तो उसके अंदर होता है, लीव्स के अंदर, और वो सन से वो सन रेज भी ले लेता है, जो एनर्जी के फॉर्म में, फायर के फॉर्म में उसे यूज करता है। तो ये दोनों होगी उसके इंग्रेडिएंट्स, ये होगी उसकी फायर, और ये इसको आप मान लीजिए कुकर। तो फिर जब ये फायर उसे देगा, खाना पकने लगेगा, तो आपको 2 सब्सटेंस मिलेंगे, शुगर एंड ऑक्सीजन। शुगर मीन्स ग्लूकोज, ग्लूकोज हर चीज में प्रेजेंट होता है शुगर्स के रूप में। ओके, यानी कि रोटी जो आपको फीकी लगती है ना, उसमें भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ओके, और ऑक्सीजन जिसका आप यूज करते हैं सांस लेने में। आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलता है। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया इस चैप्टर का, सेकंड पार्ट भी आज हमारा कंप्लीट हो गया है। थर्ड पार्ट आपको कुछ ही दिनों में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो हमने पैराग्राफ्स में बोल्ड में जो वर्ड्स लिखे होते थे, उन बोल्ड वर्ड से आपका क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। Hello students, I am Purvi Kapoor. Today we are going to start our same chapter, that is nutrition in living organisms. Nutrients and nutrition हम कर चुके थे, types of nutrition भी हम कर चुके थे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होती है वो भी हम पढ़ चुके थे, उसका मीनिंग क्या होता है वो भी हम पढ़ चुके थे, और इक्वेशन भी ऑलरेडी डन इट। नाउ आवर today topic is raw materials for photosynthesis. Raw materials means here that the materials which is used or necessary for a photosynthesis process. वो मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस टेक प्लेस ही नहीं हो सकती। इसलिए फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। कि प्रीवियस इक्वेशन से हमने समझा था और ये क्लियर हो चुका था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। प्रीवियस इक्वेशन भी देख लेते हैं एक बारी। ये थी वो इक्वेशन। पहला रिएक्टेंट, पहला हमारा क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा हमने वाटर लिया, फिर क्लोरोफिल तो होता ही है लीव्स में प्रेजेंट, और सनलाइट वो ले रहा था सन से, और हमें वो प्रोडक्ट क्या मिल रहे थे?
शुगर मीन्स ग्लूकोज कह सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों शुगर के ही नेम है, और ऑक्सीजन, ये 2 प्रोडक्ट्स हमें उससे मिलते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर पूछा जाए कि रॉ मटेरियल्स क्या हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, ये 2 हैं इसके रॉ मटेरियल्स। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर पूछा जाता है ना कि रॉ मटेरियल्स कौन से हैं, तो वो ऑक्सीजन भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। बेटा इस कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिए, ऑक्सीजन वो हमें देते हैं, हम वो लेता नहीं है, देता है हमें। ओके, फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर ऑल्सो नेसेसरी। इस प्रोसेस को टेक प्लेस करने के लिए या होने के लिए क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ये सारी प्रोसेस होनी चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। सिंस फूड इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स, ये भी हमने समझा था कि फूड जो है वो सिर्फ लीव्स में ही बनता है। ऑल द रॉ मटेरियल्स नीड टू रीच देयर, इसलिए सभी मटेरियल्स को वहां पर पहुंचने की बहुत ज़रूरत है। अगर लीव्स तक ही नहीं पहुंचेगा तो फिर खाना बनेगा कैसे, क्योंकि लीव्स में ही बनता है ना खाना, इसलिए। अब रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, अब तक तो हमने ओनली वाटर पढ़ा था, अब वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी वो उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं, और ये दोनों चीजें उसे कहाँ से मिलती हैं, वो लेता है सोइल में से, फ्रॉम सोइल। वाटर और मिनरल्स वो सोइल में से लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा था, और ये हमें पता है कि वो एयर में से लेता है। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि वाटर और मिनरल्स या कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट या क्लोरोफिल वो कैसे लेता है और कहाँ से कैसे आता है उसके पास, ये सब। वाटर एंड मिनरल्स, they are absorbed by roots from the soil, इनको ये कहाँ से आते हैं, प्लांट्स के अंदर इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट्स इन्हें एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से। फ्रॉम हियर वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब वाटर और मिनरल्स हमने जैसे पढ़ा कि वो सॉइल में से लेता है, सोइल में से लेती है ना रूट्स प्लांट की, तो फिर लेकिन खाना तो बनता है लीव्स में, तो वहां तक पहुंचेगा कैसे वो खाना, वो पहुंचेगा या वहां तक ही नहीं, सभी पार्ट्स में पहुंचना बहुत जरूरी होता है, स्टेम, ब्रांचेस, सभी में। लीव्स में तो जरूरी है खाना बनाने के लिए, तो वो किन की हेल्प से लेता है, वेसल्स की हेल्प से। अब ये वेसल्स क्या है, वेसल्स आर ट्यूब्स, ये एक तरह की ट्यूब्स हैं, दैट रन थ्रू आउट द रूट, ये रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स, ये रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स, ये जो वेसल्स हैं ये ट्यूब्स होती हैं एक तरह की, और इन सभी पार्ट्स में फैली होती हैं वाटर को पहुंचाने के लिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, ये हमने पढ़ा था, एयर एटमॉस्फेयर एक ही होता है, एटमॉस्फेयर सभी गैसेस मतलब सभी एयर का मिक्सचर। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से लेता है, एयर में से लेता है, लेकिन वो एंटर कौन से पार्ट से करती हैं, इट एंटर्स फ्रॉम दी लीव्स। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैसे करती है। अब एंटर लीव्स में से करती हैं, लीव्स में से कैसे, थ्रू टीनी पोर्स। टीनी पोर्स का मतलब है छोटे छोटे होल्स, जो कि हम नेक्ड आई से हमें नहीं दिखाई देते, वो माइक्रोस्कोप में से दिखेंगे। प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ लीव्स, अब ये टीनी पोर्स कहाँ होते हैं, लीव्स में तो होते हैं, लेकिन ऊपर लीव्स का जो सरफेस होता है। अब जैसे ये एक लीफ है, आप सोचेंगे लीफ ऐसी तो नहीं होती, लीफ का ये जो ऊपर चीज है ये लीफ का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और लीव्स के अंदर ऐसे ये देखो स्टोमेटल पोर्स सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, ये हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स पर प्रेजेंट होता है, सच पोर्स आर कोल्ड स्टोमेटा, और अब उन छोटे छोटे होल्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं।
द स्टोमेटा सराउंडेड बाय स्पेशल सेल। अब ये स्टोमेटा की सुरक्षा के लिए, उन्हें बचाने के लिए सम स्पेशल सेल के द्वारा वो सराउंडेड होते हैं। उन सेल को क्या कहते हैं? गार्ड सेल। अब देखो स्टोमेटल पोर, ये पोर्स हैं जिनको सराउंडेड बाय गार्ड सेल। ये गार्ड सेल के देखा, ये गार्ड सेल दिखाया हुआ है। ये सॉरी, मैं आपको वाटर और मिनरल्स का डायग्राम बताना भूल गई थी कि अब ये एक प्लांट है। अब यहाँ पे प्लांट की रूट्स को जूम किया हुआ है। अब रूट्स में क्या होता है ये आप यहाँ पे देखें। अब जैसे ये न्यूक्लियस वैक्यूल अभी आपके पास नहीं आया, आपके सिलेबस के आउट ऑफ था, लेकिन इसमें से मैं आपको समझाने के लिए फोटो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। साइटोप्लाज्म भी अभी नहीं है, सेल वॉल भी नहीं है। बस हमने इसमें इस डायग्राम में ये देखना है कि वाटर और मिनरल्स कैसे आते हैं। जैसे ये सोयल पार्टिकल, मतलब ये सोयल है, ये जो ब्राउन ब्राउन ये सारी सोयल है, ठीक है। इनके अंदर वाटर और मिनरल प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ से एंटर करती हैं, ठीक है। अब ये क्या था? ये सेल वॉल थी ना, ये वही चीज है, ये ग्रीन लाइन सेल वॉल में एंटर करते हैं और फिर वो रूट से सारे पार्ट्स में पहुंच जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल कैसे एंटर करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट इज द लाइट एंड एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन। सनलाइट क्या है? वो एक तरह की लाइट है और एनर्जी भी है, जो कहाँ से आती है? वो सन से आती है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो प्लांट्स हैं वो कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? ये सनलाइट की एनर्जी ही यूज करते हैं। किस लिए? खाना को बनाने के लिए, टू प्रिपेयर फूड। दैट इज वाई द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, इसलिए जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट में, उन्हें उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ये सारा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ लिया था। क्लोरोफिल, द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट। ये भी आपको पता है कि जो लीव्स किस लिए ग्रीन होती हैं? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर सोलर एनर्जी। इसका काम क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है टेस्ट में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्या काम करता है क्लोरोफिल? ये सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट भी कह सकते हैं, सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड। ये भी सेम वही चीज, खाना बनाने के लिए यूज की जाती है एनर्जी फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो आज का टॉपिक था ये आपका। आई होप कि ये आपको क्लियर हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वायरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसका बाद इस वीडियो का प्लीज़ ज़रूर देखें, अच्छी तरह समझें। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने आपको 3 पार्ट्स आपको बता दिए थे। आज हम आपके लिए 4th पार्ट लेकर आए हैं, चैप्टर न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो बिना देर करते हुए हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस के आखिरी में क्या प्रोडक्ट निकलते हैं तो देखते हैं। द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज का दिया जाता है। हमने इसका आपको पहले फॉर्मूला करा दिया था, फिर भी बता देते हैं। C6H12O6। क्या होता है इसमें? 6 तो कार्बन के एटम्स होते हैं, 12 एटम्स हाइड्रोजन के होते हैं इसमें, और 6 एटम्स ऑक्सीजन के होते हैं। ये सब मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उस मॉलिक्यूल का नाम है ग्लूकोज। It is next converted to starch, whose presence in the leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Means कि ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च भी ग्लूकोज का ही एक तरह का रूप है।
उसका फॉर्मूला सेम रहता है, उस जिसकी प्रेजेंस लीव्स में बताती है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है या नहीं हुई। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें कार्बन है 12 आइटम, हाइड्रोजन के 6 आइटम, ऑक्सीजन के होते हैं तो वो लिखो। Some carbohydrates are also converted to proteins, fats. कुछ कार्बोहाइड्रेट उनमें से प्रोटीन और फैट में बदल जाते हैं। Beside carbon, oxygen, hydrogen, protein also contain nitrogen. इन्हीं के साथ साथ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, प्रोटीन के साथ साथ प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए होती है। अब प्लांट्स को ये नाइट्रोजन मिलती कहाँ से है? कुछ कहेंगे कि वो तो एयर से लीव्स एयर से ले लेते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। दिस इज अ रॉन्ग एजम्पशन। सम बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन ले नहीं सकते एयर से, वो उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। कुछ बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम, राइजोबियम, जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो गैसियस नाइट्रोजन को प्लांट्स की यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल होती है, और इसीलिए प्लांट्स उन्हें वाटर के साथ सोल्यूबल होती हैं, तो वाटर के साथ उन्हें अब्सॉर्ब कर लेती है नाइट्रोजन को। रूट्स आर आल्सो एबल टू absorb nitrogenous compounds present in fertilizer that are added to soil. मीन्स की रूट्स जो होती है वो नाइट्रोजियस कंपाउंड्स को भी एब्जॉर्ब करने में क्षमता रखती है, जो कि फर्टिलाइजर मतलब खादों में प्रेजेंट होती है, जो कि सॉइल में डाले जाते हैं। तो हम अपने आगे बढ़ते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स की प्लांट्स तो आप सोच रहे होंगे सिर्फ फोटोसिंथेसिस करके अपना पेट भर लिया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि वो ग्रीन कलर के नहीं होते। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये येलो कलर्स एक दूसरे प्लांट पे रह रहा है, ये एक पैरासाइट है। हम ये भी बताते हैं आपको पैरासाइट होते क्या है। तो ये कुछ प्लांट्स में ग्रीन कलर सब्सटेंस क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो सनलाइट नहीं ले पाते और वो अपना फूड नहीं बना पाते, इसलिए उनको दूसरे प्लांट पर फीड करना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। अब वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड हो रहे हैं तो मीन्स कि वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आए। जैसे कि हमने बताया था ऑटोट्रॉपिक जो खुद खाना बनाते हैं, और जो हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरों से खाना लेते हैं, डिपेंड होते हैं दूसरों पे खाने के लिए। इनमें से एक कास्केटा है जिसे हम अमर बेल या डॉटर प्लांट भी कह देते हैं। ये डॉटर प्लांट है, ये येलो ये जो हम साइंस ट्री पर लटके हुए हैं। ये yellowish thread-like structure without leaves growing on other plants मीन्स ये येलो कलर्ड होता है, इस पे लीव्स भी नहीं होते और ये दूसरे प्लांट्स पर ग्रो करता है। इस पर लीव्स नहीं होते इसलिए इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होता तो मीन्स की फोटोसिंथेसिस नहीं तो फूड भी नहीं। इसलिए कस्केटा इज अ पैरासाइट सिंस इट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम other living organism and causes harm to that organism मीन्स वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म पहुंचाता है। आप सोच रहे होंगे ये क्या हार्म पहुंचाएगा? हार्म इस वजह से पहुंचाता है कि ये जो जिस पर रहता है उसी पर अपनी सनलाइट, वाटर और वाटर मिनरल्स के लिए कम्पीट करता है, लड़ाई करता रहता है, जिससे उसको भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ना उसके होस्ट को। मीन्स की होस्ट क्या होता है अब आपके लिए नई टर्म आई। जिस प्लांट पर पैरासाइट लीव करता है, जिस ऑर्गेनिज्म पर पैरासाइट रहते हैं, उसे होस्ट कहा जाता है।
तो होस्ट से लड़ता रहता है, लड़ाई करता रहता है अपने लिए, ना वो खुद पूरा ले पाता है न्यूट्रिशन, ना दूसरों को लेने देता, इसीलिए इसे पैरासाइट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ना तो किसी पर रहते हैं, ना उनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल तो होता है लेकिन उन पे अपनी नाइट्रोजियस कंपाउंड्स की फुलफिलमेंट नहीं कर पाते अपने आप से, उनमें कुछ बैक्टीरिया की कमी रहती है। जैसा कि ये यहाँ पे भी है, Have you heard of the insect eating plants? मीन्स कि वो इंसेक्ट को ईट करता है। There are plants that feed on insect for nitrogen requirement. मीन्स कि वो अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए प्लांट फीड करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब इंसेक्ट्स खाते हैं तो वो सिंपल लीव्स वाले प्लांट्स तो नहीं होंगे, उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगी। तो वो मॉडिफिकेशन क्या होती है? जोन सा लीफ ऑफ अ पिक्चर प्लांट है, एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये भी अभी बताएंगे आपको, जो इंसेक्ट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसकी लीव्स ऐसे होती है कि वो क्लोज और ओपन हो सके, मीन्स कि अगर इसमें कोई ऑर्गेनिज्म चला गया तो वो अपने आप को क्लोज कर लेगी। फिर उसके यहाँ पर जो उनसे हेयर्स होते हैं, डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स, वो उससे इंसेक्ट उनकी वजह से ऊपर नहीं आ सकता, उनकी वजह से क्लाइंब नहीं कर पाता, और वो अपनी लेट बंद कर लेते हैं लीफ वाली, और वो आखिरी में वो ऑर्गेनिज्म लास्ट में बॉटम में चला जाता है जहाँ की डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो इस प्लांट को, जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट अपनी पूरी कर लेते हैं। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, सारा कुछ हमने आपके लिए लिखा हुआ है। The picture plant is a line with downward pointing hairs. When an insect enters, जब कोई इंसेक्ट एंटर करता है वो दोबारा क्लाइंब नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हेयर के अगेंस्ट नहीं चढ़ सकता, और अल्टीमेटली वो बॉटम में गिर जाएगा लीफ के, एंड गेट डाइजेस्टेड बाय जूसेस प्रेजेंट देयर, और वो उन जूसेस की वजह से डाइजेस्ट हो जाएगा। इन्हीं प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम इन्हें क्लियर कर देते हैं। तो आप एक बारी फिर से रिकैप ले लीजिए। आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जा सकता है। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हम इसकी सोर्स कोड मीन्स की जो ये प्रेजेंटेशन की PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना चैप्टर का 5th पार्ट करने वाले हैं। 4 पार्ट हम पहले कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको देखिए और उसको समझिए। तो चलिए अपने इस चैप्टर की और न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो पहले मैं इसको क्लियर करता चलूँगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स का तो हमने पढ़ लिया, प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, किस मोड से लेते हैं। कुछ ऑटोट्रोपिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रोपिक होते हैं। अब बाकी मोड्स क्या होंगे ऑर्गेनिजम्स के, तो वो अब आज हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं। पहले इसका मीनिंग देख लीजिए। सेप्रोस मीन रोटन, ट्रॉपिक मीन फूड, मीन्स की भुना हुआ फूड, रोटन फूड। Saprotropic nutrition is the process in which organisms feed on dead
एंड डिकेइंग मैटर। मीन्स कि जो सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंडर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि ये मशरूम्स हैं, आप देख सकते हैं इसको, तो ये सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। ये डेड एंड डिकेइंग मीन्स मरे हुए मैटर पर अपना फीड करते हैं। द फूड गेट्स डाइजेस्टेड आउटसाइड द सेल और समटाइम इवन आउटसाइड द बॉडी। कई बार इनके जैसे आपने पढ़ा होगा, सेल होता है, कई बार फूड सेल के बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मशरूम की बॉडी पे के बाहर ही वो डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, तो हम यहाँ थे डाइजेस्टेड आउटसाइड द और बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी के बाहर भी आउटसाइड में फूड डाइजेस्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इस तरह की डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे राइजोपस, मीन्स की ब्रेड मान, आपने कई बार ब्रेड के ऊपर फंगस ग्रो हो जाता है, उसे राइजोपस कहते हैं। न्यूकर मोल्ड पे भी हो जाता है। यीस्ट, हमने इसको फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं। गैरियस मशरूम को कहते हैं, जिसे आप खाते भी होंगे। एंड मैनी बैक्टीरिया, और कई अलग तरह के बैक्टीरिया इसी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, जिसको कहते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मशरूम भी एक सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का पार्ट है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की ओर। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, अब ये आपके लिए अलग नया है। समटाइम्स टू ऑर्गेनिज्म live in close association to develop relationship to beneficial to both. This is called symbiotic relationship. अब मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कई बार कुछ ऑर्गेनिजम्स आपस में एक एसोसिएशन डेवलप कर लेते हैं, रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, जो दोनों के लिए हेल्पफुल होती है, उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कह देते हैं। ग्रीक में इनका मीनिंग क्या है? सिम्बायन का मीनिंग है टू लिव टुगेदर। ये सिम्बायोटिक है ना, तो इसमें सिम्बायन का मीनिंग है टू लिव टुगेदर। सम एल्गे एंड फंगी लिव इन रूट्स ऑफ ट्री। कुछ एल्गी एंड कुछ तरह की फंगस रूट्स में ग्रो होती है। जैसे ये तो एक राइजोबियम बैक्टीरियम की है, और बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होते हैं, वो नेक्ड आई से नहीं विजिबल होते, इसलिए उनकी हम फोटो पिक्स लगा नहीं सकते। लिंचन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी। एक लिंचन होता है, लाइकन इज अ लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी। ये एक फंगस और एल्गी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं। फंगस अब इसमें क्या काम करता है? फंगस एब्जॉर्ब्स द वाटर एंड प्रोवाइड्स शेल्टर टू शेल्टर। फंगस जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है। और जब से एल्गी अब उसको क्या देगी? एल्गी प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी आपने देखी होगी, जिसको हिंदी में काई कहते हैं, आपके वहां पता नहीं क्या कहते होंगे। वो ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर के होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है और वो उसको फूड बना के देती है फंगस को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। राइजोबियम इज अ बैक्टीरियम दैट लिव्स इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट। राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया होता है। ये एक बैक्टीरिया, ये आपको देख रहे हैं हमें, ये प्लांट की रूट्स में होता है। It converts nitrogen in air to nitrogen usable by plant. आपको हमने पहले पिछले पार्ट्स में पढ़ाया था हमने कि प्लांट्स एयर वाली नाइट्रोजन गैसेस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते,
वो उनके कैपेबल नहीं होते प्लांट्स एयर गैसेस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने में, इसलिए वो वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। द प्लांट इन टर्न, और इसके बदले में प्लांट राइजोबियम बैक्टीरियम को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो आशा है कि आप सब ये समझ गए होंगे। तो अब एक और आगे हमारे पास टॉपिक है, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। अब जैसे कुछ फार्मर्स होते हैं, वो एक ही टाइप की क्रॉप्स एक ही फील्ड पर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो वो क्रॉप ले रही है वो कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, वो डिग्रेड हो जाती है सॉइल। तो उन्हें अब अपग्रेड कैसे करें, कैसे हो सकती हैं वो? तो इसका यही है क्वेश्चन है, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। प्लांट्स रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एज दे ग्रो। जैसे प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से रिमूव कर देते हैं जैसे ही वो करते हैं। This need to be reintroduced into soil so that the soil remain productive. अब ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा इंट्रोड्यूस कराने पड़ते हैं सॉइल में, ताकि वो सॉइल प्रोडक्टिव रहे और हम फार्मर्स उस पर अपना वर्क कर सकें, अपने क्रॉप्स ग्रो कर सकें, क्रॉप्स की कल्टीवेशन हो सके और एनी अदर प्रोसेस। Farmers usually enrich the soil by adding manures and fertilizers. Farmer manure नेचुरली occurring होता है, हम इसको डोमेस्टिक वेस्ट से भी बना लेते हैं फार्मर। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज मेड होता है, हैंडमेड होता है, ये सब ऐड करके फर्टिलाइज करते हैं सॉइल को प्रोडक्टिव बनाते हैं। These are material that contain one or more plant. इन सब में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं और सॉइल को न्यूट्रिएंट रेप्लेनिश करने में हेल्प करते हैं। ओके, वो सॉइल को एनरिच कर देते हैं। लेकिन एक और मेथड भी है। फॉरेस्ट में अब कैसे होगा? फॉरेस्ट में तो नहीं कोई मैन वहां पर फर्टिलाइजर डालने जाता, वहां पर भी तो ट्रीज ग्रो करते हैं। तो वेयर नो गोस टू एक्टिव, वहां पे फर्टिलाइजर ऐड नहीं करता। Decomposition of dead leaves and other plants and animal matter enrich the soil with nutrients. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अपने लीव्स और प्लांट एलिमेंट्स को डिकम्पोज करते हैं और उनसे डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है वो सॉइल को एनरिच कर देता है न्यूट्रिएंट से, रेप्लेनिश कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स। As we discussed just above, bacterium like rhizobium also help in making soil rich in nitrogen. लेकिन कई बैक्टीरिया भी होते हैं जो सॉइल को एनरिच करने में हेल्प करते हैं। ये सब लेगुमिनियस प्लांट्स मीन्स की जो ग्राम्स होती हैं, पल्सेस, उनके रूट्स नोड्यूल्स में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। ओके, तो हम इसको रेस करके आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको फटाफट रिकैप्चुलेट करने में हेल्प होगी। सॉइल को रिप्लेनिश कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरियम। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स की जो डेड एंड डिकेइंग मैटर। फर्टिलाइजर्स भी करते हैं जो कि, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए भी और सॉइल के लिए भी, क्योंकि ये सॉइल की परमानेंट वो रेप्लिशमेंट नहीं कर पाते। और मैन्योर्स, इनका कोई हार्म नहीं है, बस इसका एक ही माइनस पॉइंट है कि ये थोड़ा स्लो वर्क करते हैं, थोड़ा स्लो है एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स, क्योंकि ये होममेड होते हैं। ओके, तो आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा।
इस चैप्टर की हम नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। एंड थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये समरी पार्ट है इस वीडियो का, ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में इस वीडियो में चैप्टर का सारा मेन पॉइंट्स पढ़े वो हम आपको इस चैप्टर में कराने वाले हैं, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिएगा और आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कीवर्ड्स। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर, और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं कीवर्ड्स में से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Autotrophic nutrition, mode of nutrition in which organisms prepare their own food. Autotrophic nutrition एक मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है और ये सिर्फ ग्रीन कलर के प्लांट्स में ही पाया जाता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लीव्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की लीव्स में। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये एक न्यूट्रिशन का ऐसा मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इस बात को ध्यान में रखना कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में खाना खुद नहीं बनाते। दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, या तो वो प्लांट से ले लेते हैं या किसी एनिमल से ले लेते हैं या दोनों से ही ले लेते हैं। जैसे प्लांट से कौन लेता है? डोडर इसका एग्जाम्पल हो सकता है। डोडर एक ऐसा प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, वो दूसरे प्लांट पर ग्रो होता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। तो हम कहाँ पर थे कि प्लांट्स से जो खाना लेते हैं उसका एग्जाम्पल डोडर होता है। अब डोडर क्या करता है? वो दूसरे प्लांट्स पर ग्रो होता है और उनको भी हार्म पहुंचाता है, क्योंकि वो उनसे compete करता है वाटर, मिनरल, सनलाइट का, इन सब का। ना ही वो उसको खुद पूरा मिलता है और ना ही वो उनको लेने देता है, क्योंकि वो compete करता रहता है, एक दूसरे में compete करते रहते हैं। तो उससे जिस होस्ट जो प्लांट होगा जिस पे वो रह रहा है उसी को वो हार्म पहुंचा देता है और उसी से ही खाना ले लेता है वो। तो इसका एग्जाम्पल डोडर हो जाएगा, वो प्लांट से लेता है। और ह्यूमन्स भी हो सकती हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हम हैं वो हम प्लांट से वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिन, पेपर, ये सब हम प्लांट से लेते हैं और हम एनिमल से भी लेते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स जो सारे होते हैं वो हम सब एनिमल से लेते हैं। ओके, और बोथ, दोनों से, तो हम बोथ में आएंगे। ओके, एनिमल्स से जैसे हम कह सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि हम मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क लेते हैं एनिमल से, तो वो उसका एग्जाम्पल हो गया। होस्ट, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम विच अ पैरासाइट डिराइव्स इट्स फूड। होस्ट क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर वाले पॉइंट में बताया, होस्ट एक वो प्लांट होता है जिस पे कोई दूसरा प्लांट रह रहा होता है। जैसे कि कोई एक नॉर्मल सा प्लांट है, उस पर डोडर रह रहा है, तो डोडर होस्ट नहीं है, डोडर जिस पर रह रहा है वो होस्ट है। ओके, वो वाला प्लांट होस्ट है और डोडर को हम पैरासाइट कहेंगे, और यही पैरासाइट मींस डोडर होस्ट से फूड लेता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये नेम से ही हमें पता चल रहा है, द प्लांट्स दैट गेन देयर फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, जो प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, कौन सा था? पिक्चर प्लांट। ओके। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि खाने को ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना, उसका यूज करना उस और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसको न्यूट्रिशन कहलाता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम नॉन ग्रीन प्लांट्स का डोडर ही ले लेते हैं, लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे प्लांट पर रहता है ना, तो वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम, और उनसे फूड लेता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल डोडर है, और वो डोडर क्या हुआ? पैरासिटिक का ही पार्ट है। फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। और इस बात पे आप ध्यान रखिएगा कि ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि खाना क्लोरोफिल ही मेन सब्सटेंस है जिससे खाना बनाया जा सकता है। ठीक है, और वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होते हैं, और प्लांट्स भी ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि उससे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खाना बनाने की प्रोसेस। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच some plants feed on dead and decaying matter। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें जो कुछ प्लांट्स होती हैं वो डिपेंड होते हैं, फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर में। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं फॉरेस्ट, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि फॉरेस्ट में अब कोई फॉरेस्ट में भी तो पेड़ खुद ही उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई खादें डालने यानी कि फर्टिलाइजर या मैन्योर डालने तो जाता नहीं, वो नेचुरली ट्रीज अक्कर होते हैं। वो कैसे होते हैं? उनमें ऐसे खादों का काम, फर्टिलाइजर्स का काम, मैन्योर्स का काम कौन करते हैं? वो काम करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर, यानी कि जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, मतलब लीव्स, ठीक है, ये जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनका यूज ट्रीज कर लेते हैं, तो वो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आएंगे। स्टोमेटा, टीनी पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा क्या होता है? टीनी पोर्स होते हैं, या हम इन्हें छोटे छोटे होल्स भी कह सकते हैं, जो कि नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, इन्हें माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स के सरफेस पर। यूजफुल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये किस काम के लिए होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इनका ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एंड व्हाट द रोल स्टोमेटा प्ले, कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या है या वो क्या रोल प्ले करता है। ओके, वेसल्स, चैनल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ये वेसल्स एक तरह के चैनल्स होते हैं जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमने पढ़ा था ना कि वाटर मिनरल्स कहाँ से लेता है प्लांट? रूट्स में से लेता है। कहाँ से लेता है? ये अंडरग्राउंड जो रूट्स होती हैं वहाँ से ये मिनरल्स और वाटर्स लेते हैं। यहाँ पे सॉइल होती है ना सारी, तो सॉइल में से रूट एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर और मिनरल्स। अब ये रूट में से प्लांट का जो अपर पार्ट है, लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम, जो भी हम कहें, अब वहाँ तक पानी की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि खाना तो लीव्स में बनता है, तो वहाँ तक पानी पहुँचेगा कैसे? वो इनकी वजह से पहुँचेगा, इन वेसल्स की वजह से पहुँचेगा। ओके, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं और ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से आसानी से PDF अपलोड कर सकते हैं। और टेस्ट भी, जैसे ये हमारा इस वीडियो में हमारा सारा चैप्टर
कंप्लीट होने वाला है, तो हमने एक छोटा सा टेस्ट भी बनाया गूगल फॉर्म पे, तो हम उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप अपना देखना चाहते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, हमें सही से समझ आया है या नहीं, वो आप टेस्ट को करके आप अपने रिस्पॉन्स से पता लगा सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यूटिलाइजिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। कि खाना जो है उसे ऑब्टेन करना, यूटिलाइज करना, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। अभी हमने पढ़ा ऑटोट्रोपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरोट्रोपिक जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों से फीड करते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स हैं ओनली, यहाँ पे ध्यान रखना। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये बात ध्यान रखना कि बार बार ग्रीन प्लांट्स आ रहे हैं, कि खाना सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही खुद बनाते हैं। ओके, द प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस। और जो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये सिर्फ कुछ सिंपल केमिकल सब्सटेंस का यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन याद रखते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? एयर में से लेते हैं, एटमॉस्फेयर में से लेते हैं। वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल में से लेते हैं। फॉर सिंथेसिस देयर फूड, वो फूड को सिंथेसिस बनाने के लिए लेते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ही। ओके, तो इसलिए आपने कभी सुना भी होगा, आपके घर में कहते होंगे कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिन में तो सनलाइट में तो वो खाना बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये देखो हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इन 12 पॉइंट में से कोई ना कोई क्वेश्चन बन ही रहा है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हम आपको इनको अलग से करवा रहे हैं अलग वीडियो में। कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिस रिलीज ऑक्सीजन जो उन्होंने बनाकर हमें दिया, ये प्रोडक्ट है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ये भी हमें पड़ता है। एक कार्बोहाइड्रेट जिसे शुगर या ग्लूकोज कहते हैं, एक ऑक्सीजन। 2 प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। ओके, और ऑक्सीजन का क्या यूज बनता है बाद में? इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा इसे यूटिलाइज किया जाता है उनके सर्वाइवल के लिए। जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स इसका यूज करते हैं, हम इसलिए जी पा रहे हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब जैसे मैं आपको इससे पहले पॉइंट में बता रही थी ना कि आपने सुना होगा कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में तो खाना बनाते हैं, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेकिन अब रात को सनलाइट तो होगी नहीं, तो वो रात को खाना नहीं बनाएंगे, तो तब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते नहीं है, फिर वो छोड़ने लग जाते हैं। ओके, 6 point is heterotrophic nutrition is the mode of nutrition used by some plants and practically all animals. अब ये heterotrophic nutrition एक ऐसा mode of nutrition जो सिर्फ some plants, कुछ plants ही यूज करते हैं। कौन से? वो भी नॉन ग्रीन प्लांट, जो ग्रीन नहीं है। और प्रैक्टिकली मीन्स यहाँ पे प्रैक्टिकली का मतलब है एनिमल्स तो ज्यादातर सारी करते हैं। ओके, इट इज यूज्ड, और एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमन बींग्स भी, क्योंकि कोई ह्यूमन बींग के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता कि वो अपने आप हम अपने अंदर ही खाना बनाते हैं। हम भी तो प्लांट और एनिमल पर डिपेंड है, इसलिए हम भी हेटरोट्रोपिक के अंडर ही आते हैं। इट इज यूज्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज, और ये किन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किया जाता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। 7th is
हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हैज बीन सब डिवाइडेड और इनको फर्दर 3 पार्ट्स में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? सेप्टोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्टोट्रॉपिक का क्या हुआ एग्जाम्पल? फॉरेस्ट हम मान सकते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट से जो अपने ग्रोथ करते हैं प्लांट्स वो वाले। पैरासिटिक से डोडर और होलोजोइक में अमीबा और ह्यूमन्स आती है। ओके, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको करवाया था, एग्जाम्पल लिखवाए थे। Organisms which derive nutrition from the body of other organisms, वो organisms जो न्यूट्रिशन यानी कि अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेते हैं, मतलब होस्ट। अभी मैंने पिछला आपको बताया था ना कीवर्ड्स में, वही चीज़ है। आर कॉल्ड पैरासाइट्स, उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कसकट्टा, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी पैरासाइट्स में ही आती हैं। ओके, 9th one is insect eating plants और insectivorous, जो इंसेक्ट खाते हैं उन्हें insectivorous कहते हैं। पिक्चर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ insectivorous प्लांट, और पिक्चर प्लांट भी insectivorous प्लांट का ही एग्जाम्पल है। 10th one is saprotropic nutrition is the process by which the organisms feed on dead and decaying matter. Saprotropic nutrition कौन सा होता है, कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर पर डिपेंड होते हैं। अभी डेड और डिकेइंग मैटर कौन सा होता है? जो सूखे पत्ते होते हैं, पेड़ों से नीचे गिर जाते हैं, या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो वो डिकम्पोज होकर डेड एंड डिकेइंग मैटर बन जाता है। और वो फॉरेस्ट में अब वो फर्टिलाइजर मैन्योर तो डालने नहीं जाते, तो फर्टिलाइजर और मैन्योर का काम डेड एंड डिकेइंग मैटर करते हैं फॉरेस्ट में, वैसे मशरूम में भी। ओके, इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हमने प्रोसेस पढ़ी थी। क्या होता है उसमें? 2 organisms live in close association, वो एक साथ रहते हैं, क्लोज एसोसिएशन बना के रखते हैं, एंड डेवलप अ रिलेशनशिप, आपस में एक रिलेशनशिप भी बनाते हैं, दैट इज बेनिफिशियल टू बोथ, जो दोनों के लिए बेनिफिशियल फायदेमंद होती है। कैसे होती है ये भी हमने सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जब अलग से टॉपिक किया था तब हमने आपको समझाया था। आप उन वीडियोस को जरूर देखें, 1st to 5th वीडियोस आप जरूर देखें, क्योंकि वही आपका बेस है। लेकिन अगर आप पेपर के टाइम भी वीडियो देख रहे हैं तो ये भी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रही है, क्योंकि ये चैप्टर में से मेन पॉइंट्स लिए गए हैं। ओके, दिस सोइल नीड्स टू बी कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश्ड टू रिमेन प्रोडक्टिव। अब सोइल को कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है ताकि वो प्रोडक्टिव है। क्योंकि अब क्या होता है, जैसे कि आप हरियाणा पंजाब में ले लो, ज़्यादातर यहाँ पे पहले तो गेहूँ उगाई जाएगी अप्रैल के महीने में, आज अप्रैल के महीने के आसपास काटी जाती है, और फिर जून जुलाई के महीने में जब रेनफॉल मानसून सीजन होता है तब क्या कहते हैं, राइस उगाए जाते हैं। ओके, तो फिर अब जैसे गेहूँ और राइस हरियाणा पंजाब स्टेट्स में मेन क्रॉप्स हैं। ओके, तो फिर अब क्या होते हैं, ये 5-5, 6-6 महीने ये दोनों ही ले लेती हैं। तो फिर जब बीच में इनका टाइम पीरियड रहता है, अप्रैल से लेकर जून तक, जो ये 3-4 महीनों का टाइम पीरियड रहता है, इसमें लेग्यूमिनियस प्लांट्स उगाए जाते हैं। ये भी हमने यहाँ पढ़ाया था। ठीक है, तो वो लेग्यूमिनियस प्लांट सिर्फ पल्सेस, दालों वाला वगैरह, या जो ये फलियों वाले होते हैं ना, उन प्लांट्स को लेग्यूमिनियस प्लांट कहते हैं। तो वो क्या, उनको उगाने से क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जब राइस और ग्रेन को हम उगाते हैं तो वो ज़्यादा नाइट्रोजन लेती है, तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, उन सब की कमी होने लग जाती है। तो उन कमी को पूरा करने के लिए लेग्यूमिनियस प्लांट ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉइल को रिप्लेनिश कॉन्टिन्यूसली करना चाहिए ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगे, यील्ड ज़्यादा पैदा हो। ओके, this is because the plants growing on it
and the small organisms living on it keep on depriving it. एक ये भी रीज़न है उनके डिफिशियंसी का कि जो प्लांट्स उन पर रहते हैं या जो सोइल में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होती हैं वो भी उनकी डिफिशियंसी का कारण होता है क्योंकि वो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन जो उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी लास्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ताकि दूसरे बच्चों का भी भला हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।